हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज हम बात करने वाले हैं जम्मू कश्मीर की एक स्कीम के बारे में। जो ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स हैं जेएनके के, उनको बूस्ट करने के लिए, उनको रिवाइव करने के लिए ये स्कीम रोल आउट की गई है। कारकंदार स्कीम जो है, इसको डिटेल में जानेंगे। आपकी कोई भी क्वेरी हो, आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। चाहे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे। पीडीएफ जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। बाकी जेके स्टेट एग्ज़ाम्स जितने भी हैं, उनके स्मार्ट कोर्सेज कुछ स्टडी आईक्यू के पास अवेलेबल हैं, जैसे जम्मू कश्मीर पीएससी, जम्मू कश्मीर जीके कोर्स, जम्मू कश्मीर एसआई कोर्स। तो अगर आप ये कोर्सेज लेना चाहते हैं, इनके बारे में कोई भी जानकारी चाहते हैं, नीचे दिए हुए नंबर्स पे कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। चलिए स्कीम को डिस्कस करते हैं। क्या डेवलपमेंट है, ये एक सिग्निफिकेंट मूव है गवर्नमेंट के द्वारा, जो ये ऑर्डर्स इशू किए गए हैं कि यूनियन टेरिटरी में कारकंदार स्कीम को रोल आउट किया जाएगा, जो कि एक यूनिक कॉन्सेप्ट है जिसमें आर्टिसंस हैं। आर्टिसंस कौन होते हैं? जो ये क्राफ्ट्स बनाते हैं। जैसे जम्मू कश्मीर में अलग अलग हैंडी क्राफ्ट्स हैं, कुछ कपड़े पे कढ़ाई करने के हैं, कुछ चीज़ें डेकोरेटिव आइटम्स बनाने के हैं, वुडन सीलिंग्स बनाने के हैं, वीवर्स हैं, आर्टिसंस हैं। तो जो लोग ये काम करते हैं उनको आर्टिसंस या वीवर्स कहा जाता है। अब उनकी ट्रेनिंग को लेकर हम ये बात कर रहे हैं, क्योंकि यूजुअली क्या होता है, देखिए कोई भी अगर आर्ट है, उनको जो भी लोग करते हैं फिर वो उसको नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन करते हैं। लेकिन कई बार नेक्स्ट जनरेशन इस तरह के आर्ट वाले कामों में इंटरेस्ट नहीं लेती, राइट? तो ये आर्ट कहीं ना कहीं विद टाइम खो जाता है, उसके बारे में कोई नहीं जानता। तो उसको रिवाइव करने के लिए यहाँ पे ये चीज़ें शुरू की गई हैं। इम्प्लीमेंटेशन देखिए स्कीम की, जो यूनियन टेरिटरी का डायरेक्टरेट ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम कश्मीर जम्मू कश्मीर डिपार्टमेंट है, वो इम्प्लीमेंट करेगा। इस पूरी स्कीम को बूस्ट किया जाएगा यहाँ पे उन क्राफ्ट्स को जिनमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है अच्छा करने का, जिसमें आप देख सकते हैं ग्लेज्ड टाइल्स, सिल्वर वेयर का जो काम है, फिलिग्री का जो काम है, इसको रिवाइव करने की कोशिश की जाएगी। अब यहाँ पे जो मैन पावर जनरेट की जाएगी, बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कंडक्ट किए जाएंगे डिपार्टमेंट के द्वारा, और जो ट्रेनीज़ हैं उनको यहाँ पे एक्सपीरियंस जो क्राफ्ट्समैन हैं उनसे ट्रेनिंग दिलवाई जाएगी। जितने भी कारखाने होंगे नियर बाय, उन ट्रेनीज़ को वहाँ भेजा जाएगा, वहाँ ट्रेनर्स रहेंगे, उनको यहाँ पे वो उनको ट्रेनिंग देंगे। तो जो भी ट्रेनर्स रहेंगे, यहाँ पे पेमेंट के ऑप्शंस भी, या स्टाइपेंड कह लीजिए, ट्रेनर ट्रेनीज दोनों के लिए रखा गया है। अब इस स्कीम में एक तो पहले आइडेंटिफाई किया जाएगा कि क्या स्किल है, उसको अपग्रेड करने के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी उन क्राफ्ट्स में जहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत है। जैसे वॉलनट वुड कार्विंग होती है, सिल्वर फिलिग्री का काम है, कारपेट बनाने का काम है, कनी शॉल वीविंग है, ख़त्म बंद है, पेपर मैशे क्राफ्ट्स है, ये सब की ट्रेनिंग दी जाएगी। देखिए एक और वीडियो मैंने बनाई थी हैंडीक्राफ्ट्स ऑफ जे.एंड.के, तो वहाँ पे मैंने जो भी फेमस हैंडीक्राफ्ट्स हैं जे.एंड.के, उनके बारे में डिस्कस किया था, और आज उनका क्या स्टेटस है उसके बारे में भी डिस्कस किया था। तो एक बार वो वीडियो भी आप देख सकते हैं, तो आप जे.एंड.के के हैंडीक्राफ्ट से कनेक्ट कर पाएंगे। अब इसमें बेनिफिट क्या मिलेगा? जो भी मेरिटोरियस ट्रेनी होंगे स्कीम के अंडर, उनको 2000 पर मंथ ऑनरेरियम दिया जाएगा, और जो ट्रेनर होगा जो उनको ट्रेनिंग देगा उसको भी 2000 रुपये दिया जाएगा फॉर ईच ट्रेनी। हर ट्रेनी पे उसको 2000 रुपये दिए जाएंगे, प्लस उसको 25,000 एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, क्योंकि जब आप किसी को काम सिखाएंगे तो लॉजिस्टिक्स की ज़रूरत होगी, सामान की ज़रूरत होगी, रॉ मटेरियल की ज़रूरत होगी, तो वो रॉ मटेरियल लेने के लिए 25,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा भी दिए जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बेनिफिट है, और अल्टीमेटली मॉनेटरी बेनिफिट जो थोड़ा बहुत मिल रहा है, उसके साथ यहाँ पे लॉन्ग टर्म बेनिफिट है कि कोई स्किल सीख जाएगा, उसको वो बाद में एज अ बिजनेस खुद का काम खोल सकता है। एक तो एम्प्लॉयमेंट, या आप कह लीजिए उसके लिए लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी बन जाएगी, और दूसरा जो हमारे हैंडीक्राफ्ट्स हैं जिनका सिग्निफिकेंस विद टाइम ख़त्म होता जा रहा है, वो बना रहेगा। तो एम यही है कि इस स्कीम को ट्रांसफ़र करना एक जनरेशन से दूसरे, मास्टर से उसके स्टूडेंट यंगर जनरेशन को ये स्किल्स सिखाना, ये इसका मेन एम है। क्योंकि अभी तक इन स्किल्स की, इस क्राफ्ट की जो ग्रोथ है वो बहुत ही स्लो रेट पे हो रही थी, उसको बूस्ट करने की कोशिश यहाँ पे की जा रही है, ताकि जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो शेयर की जाए। अदरवाइज़ को थ्योरेटिकली पड़ेगा कि ओके पेपर मैशे का काम है वो इस तरीके से होता है, ख़त्म बंद का काम है इस तरीके से किया जाता है, तो सीख नहीं पाएंगे।
जाएंगे, जब तक उसको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से नहीं देखा जाएगा कि किन तरीक़ों पे ट्रेड हो सकती है, तो वो चीज़ें यहाँ पे सिखाई जाएंगी। अब देखिए यहाँ पे इस स्कीम के साथ मैंने इस आज के डिस्कशन में इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स को डिस्कस मैं करूँगी, इम्पॉर्टेंट इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स और क्यों धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स, ये हम पॉइंट डिस्कस करेंगे। ब्रिटिशर्स का क्या असर पड़ा। अब यहाँ पे मैं जे.एंड.के हैंडीक्राफ्ट्स भी डिस्कस कर सकती थी, लेकिन वो मैं नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ कि ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो जे.एंड.के हैंडीक्राफ्ट्स पे स्टडी IQ, अगर आप जे.एंड.के हैंडीक्राफ्ट्स लिखेंगे स्टडी IQ, वो आपको वीडियो मिलेगा। कमिंग बैक टू द टॉपिक, अब ग्लासवेयर का जो काम होता है, अगर आप देखेंगे मुगल्स ने अपने पैलेसेस में, शीश महल की बात करें तो ग्लासवेयर का काम किया गया है। देयर इज़ नो एविडेंस ऑफ ग्लास बीड्स इन द हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन में इस तरह के ग्लास बीड्स का कोई एविडेंस नहीं है। वैदिक टेक्स्ट में सतापत्था ब्राह्मणा, द टर्म ऑफ टेक्स्ट वॉज कांच, वहाँ पे कांच को थोड़ा बहुत मेंशन किया है। तो ग्लासवेयर पे काम होता है, ये एक हैंडीक्राफ्ट है। हैंडीक्राफ्ट की टेक्निक्स अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी टेक्निक्स यूज़ होती हैं, या तो क्लोथ पे, कपड़े पे कढ़ाई की जाती है या कुछ कारीगिरी की जाती है, वीविंग या प्रिंटिंग, कुछ भी हो सकता है। बंधनी इज़ अ टेक्निक वेयर वुडन ब्लॉक्स और प्रिंटेड क्लोथ्स वर यूज टू मेक पैटर्न्स ऑन अदर मटेरियल। बंधनी में क्या होता है, इस टेक्निक में वुडन ब्लॉक्स को यूज़ किया जाता है या प्रिंटेड क्लॉथ्स, कपड़ों को यूज़ किया जाता है बाकी के मटेरियल पे पैटर्न्स बनाने के लिए। तो टेक्निक्स भी हैंडीक्राफ्ट्स की अलग अलग हैं। उसके बाद देखिए स्पेशल काइंड ऑफ टाई एंड डाई टेक्निक, जिसको लहरिया कहा जाता है, ये वेव्स के जैसे पैटर्न्स जो हैं वो कपड़ों पे क्रिएट होते हैं। कलमकारी जो है, यहाँ पे हैंड पेंटिंग की जाती है फैब्रिक पे। वेजिटेबल डाइज जो डीप कलर्स हैं ओरिजिनल, उनको यूज़, नेचुरल कलर्स को यूज़ करते हुए। आइवरी क्राफ्टिंग है, आइवरी क्राफ्टिंग को एक्सपोर्ट भी किया जाता है इंडिया से, हड़प्पन पीरियड में ही हमने देखा। और एविडेंस है आइवरी का बीइंग यूज्ड एज हैंडीक्राफ्ट्स ड्यूरिंग मुगल पीरियड में भी आइवरी को बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया। टेराकोटा क्राफ्ट्स अगर आप देखेंगे, बेक्ड क्ले को यहाँ पे यूज़ किया जाता है। द प्रोसेस मेक्स इट वाटर प्रूफ एंड हार्ड, और इसके प्रोसेस में टेराकोटा चीज़ों को इस तरीके से क्राफ्ट किया जाता है कि उन पे पानी का कोई असर नहीं पड़ता और वो काफ़ी हार्ड भी रहते हैं, ड्यूरेशन उनकी अच्छी रहती है। और पॉटरी, ब्रिक्स, ये सब इससे काम किया जाता है। क्ले पॉटरी का अगर आप देखेंगे तो लिरिक्स ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स इसको कहा जाता है। इसमें ऑब्जेक्ट्स क्ले से बनाते हैं आप। वैदिक पीरियड में भी आपको ग्रेवेयर पॉटरी, इस तरह की पॉटरी देखने को मिलेगी। ब्रॉन्ज क्राफ्ट किया जाता है। डांसिंग गर्ल जो मोहनजोदड़ो की है, वो एविडेंस है इस तरह के ब्रॉन्ज क्राफ्ट की। और अर्लीस्ट भी अगर आप देखेंगे, ब्रॉन्ज को बाकी मेटल्स के साथ मिक्स करके भी बनाया जाता है। तो हमने यूजुअली नॉर्मल कुछ टेक्निक्स हैंडीक्राफ्ट्स की बात की, मेंशन किए। अब ये जो आर्टिसनल इंडस्ट्री है, ये बेसिकली कौन लोग, जो रूरल एरिया में लोग हैं वो ज़्यादा एक्सपर्ट्स हैं इसके, इज़न्ट इट। लेकिन विद टाइम हमने इस इंडस्ट्री में ट्रेडिशनल एस्पेक्ट्स में डिक्लाइन देखा है। अब दो टाइप का ट्रांजैक्शन होता था अगर हम पहले वाले टाइम में चले जाएं रूरल इकोनॉमी में ट्रेडिशनल आर्टिसंस को लेकर। एक था आपका कॉन्ट्रैक्चुअल ट्रांजैक्शंस। उसमें क्या होता था कि जो आर्टिसंस हैं वो अपना जो गुड्स, जो भी वो लोग क्राफ्ट्स बना रहे हैं, वो नोबल्स को या टेम्पल को देंगे इन एक्सचेंज ऑफ पैट्रनेज। तो उनको वहाँ से जो भी बेनिफिट है, पैट्रनेज है या पेमेंट है लैंड रेवेन्यू के रूप में, या कुछ लैंड उनको कल्टीवेशन के लिए दिया जाएगा। तो जिस तरह से आपका बार्टर सिस्टम चलता है, उस तरीके से यहाँ पे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होती थी। स्पॉट ट्रांजैक्शन में क्या था, पीजेंट्स, ट्राइबल आर्टिसंस वीकली हार्ट्स, जैसे आप सुनते हैं ना कि हार्ट लगते हैं, काइंड ऑफ मेले, एनुअल फेयर्स लगते हैं, या वीकली कुछ लोग दूर से आके सामान बेचने आते हैं, तो उसको बार्टर सिस्टम से एक्सचेंज किया जाता है। तो पुराने ज़माने में आप देखेंगे दो तरह के ट्रांजैक्शन सिस्टम, या तो कोर्ट को, राजा को उसके महल में चीज़ें दी जाएंगी तो वहाँ से बेनिफिट लिया जाएगा, लैंड दे दिया किसी ने खुश होके, कल्टीवेशन के लिए दे दिया, कैसे भी दे दिया। और दूसरा वीकली या साल में कोई मेला लग रहा है तो बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम आप समझते हैं कि कोई पैसे का करेंसी नहीं है, आप एक चीज़ के बदले दूसरे चीज़ किसी को दे रहे हैं, कि सपोज ये पेन मैं आपको देती हूँ, इसकी जगह आप मुझे 3 पेंसिल्स दे दीजिए मे बी। सो इसको हम बार्टर सिस्टम बोलते हैं। अब उसके बाद आपने देखा इंडिया में यूरोपियंस आए, क्लोनलाइजेशन इंडिया में शुरू हुई, और क्लोनलाइजेशन की वजह से हमारी ये इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा हर्ट हुई इन वेरियस वेज। ब्रिटिशर्स ने प्रिंसली स्टेट्स पे कब्जा कर लिया। ट्रेडिशनल रूलर्स, कोर्ट नोबल्स जो थे, टेम्पल के जो एलीट मेंबर्स थे, अब वो आर्टिसंस के पैटर्न्स नहीं रहे, वो उनको कुछ
एक्स्ट्रा जो देते थे वो देना बंद कर दिया। उसके बाद ब्रिटिशर्स ने इंडियन मार्केट में चीप फैक्ट्री मेड्स गुड्स लेके आए। आज मैं बता दूं कि सपोज़ बहुत सारी साड़ीज़ रहती हैं, एक एग्जांपल मैं देती हूँ, कश्मीर में तिल्ला साड़ी का वर्क किया जाता है या कश्मीरी एम्ब्रॉयडरी की जाती है। अब एम्ब्रॉयडरी दो तरीके से की जाती है, या तो कपड़ा लेके उस पर हाथ से काम किया जाता है, या फिर वो कपड़ा लेके सिमिलर वे में उस पर मशीन से काम किया जाता है। तो बताओ सस्ता कौन सा होगा और महंगा कौन सा होगा? ऑब्वियसली जहाँ पे हाथ से काम किया जा रहा है वो ज़्यादा महंगा होगा, क्योंकि उस पर बहुत बारीकी से मेहनत लगी है किसी की, तो वो चीज़ कॉस्टली बिकेगी। लेकिन जिन चीज़ों को फैक्ट्री में, जहाँ पे हाथ वाली साड़ी शायद 4 दिन में कंप्लीट हो रही है, तो यहाँ पे फैक्ट्री में तो भाई एक दिन में कितनी साड़ीज़, क्योंकि मशीन बना रही है, जल्दी हो जाएगा काम, तो आप उसको सस्ते में बेच सकते हैं। तो यही काम किया ब्रिटिशर्स ने कि चीप फैक्ट्री मेड गुड्स वो लेके आए और उन्होंने वो बेचना शुरू कर दिया। ऑर्डिनरी गुड्स को उन्होंने सब्स्टिट्यूट्स बना दिया। अब यहाँ पे जो डिमांड थी आर्टिस्ट के काम की वो कम हो गई, क्योंकि चीप मशीन मेड कटलरी, स्पेड्स, टेक्सटाइल अवेलेबल होने लग गया। डोमेस्टिक सेल आपका इस तरह से शुरू हो गया। तो अब लोकल जो आर्टिसंस थे उनको अपने प्राइजेस भी कम करने पड़े, क्योंकि उनको या तो प्रोडक्शन स्टॉप करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे देखिए कॉलोनियल सिस्टम पे हमारे हैंडीक्राफ्ट्स पे काम का फ़र्क पड़ना शुरू हो गया। लेकिन फिर भी इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स एक अच्छी डिमांड में, जैसे कि हमारे कारपेट्स हैं इंडियन, आइवरी से रिलेटेड आइटम्स हो गई, यूरोपियन नोबल्स काफ़ी उनको डिमांड में रखते थे। लेकिन अगर आप ओवरसीज़, आपको बाहर विदेशों में उस समय में सामान बेचना है, तो आपको ज़्यादा पैसे लगेंगे, कैसे भेजेंगे, लॉजिस्टिक कॉस्ट लगेगी, बिजनेस नेटवर्क भी आपका होना चाहिए। तो इस वजह से क्या हुआ, आर्टिस्ट जो थे वो डायरेक्टली कस्टमर को बाहर सामान नहीं बेच पाते थे। इंटरमीडियरीज का यहाँ पे रोल शुरू हो गया, बीच में ब्रोकर्स का काम शुरू हो गया। इन्होंने बोला कि आर्टिस्ट आप मुझे इतना सामान दे दो, मैं आपका सामान आगे बेचूंगा। तो यहाँ पे जो मेजर शेयर पैसों का था, रेवेन्यू का था, वो ये बीच में ब्रोकर्स पेमेंट लेने लगे आर्टिस्ट के पास, तो भी कम सामान जाने लग गया। तो मेजर चंक कमीशन ये लोग ले लेते थे। तो इस तरीके से डिक्लाइन हुआ। उसके बाद इंडियन मर्चेंट्स ने भी फैक्ट्रीज शुरू कर दी अर्बन एरियाज़ में, और चीप क्वालिटी के आइटम्स बनाने शुरू कर दिए। अब फॉरेन बायर्स जो थे, जो बाहर से खरीदते थे, उनको तो फ़र्क नहीं पता था कि ओरिजिनल आइटम कौन सी है और फैक्ट्री मेड कौन सी है, तो वो महंगी करके बाहर बेचने लग गए, क्योंकि वो इंडियन क्राफ्ट्समैनशिप को नहीं समझते थे। तो इस वजह से जो रूरल आर्टिसंस थे उन बेचारों को बहुत ज़्यादा नुकसान होने लग गया। सो जो उनका ओरिजिनल काम था, चाहे वो एक्सपेंसिव था क्योंकि उनकी मेहनत लगती थी हैंडक्राफ्टेड आइटम्स के पीछे, वो डिक्लाइन करने लग गया। तो यहाँ पे मैं आपको तभी ये चीज़ समझा रही हूँ कि हैंडीक्राफ्ट्स बहुत ज़्यादा डिक्लाइन कर गए, और जम्मू कश्मीर की ये जो स्कीम है, इन्हीं हैंडीक्राफ्ट्स को, इन्हीं आर्टिसंस को बूस्ट, रिवाइव करने के लिए ये स्कीम लाई गई है। वीकली रूरल हार्ट्स ट्राइबल यूज टू सप्लाई लैक। अभी भी इस तरह के हार्ट्स अगर आप देखते हैं तो रूरल में क्या होता था उस टाइम, लैक, वैक्स, वुड, रेजिन, ये सब चीज़ें बेची जाती थी आर्टिसंस को एज अ रॉ मटेरियल। लेकिन कॉलोनियल इंडिया में आर्टिसंस को ये सब पैट्रोनेज मिलना बंद हो गया, तो उन्होंने भी हाई क्वालिटी काम करना कम कर दिया, क्योंकि उनको कोई भी बेनिफिट नहीं हो रहा था। तो डिमांड और सब उनका जो काम था प्रोडक्शन, उन्होंने बहुत कम कर दिया, क्योंकि मिडिल मैन का रोल यहाँ पे आ गया था। तो इसी तरह से हमने आज के टॉपिक में एक तो जम्मू कश्मीर की स्कीम डिस्कस की कि उसमें क्या फ़ायदे होने वाले हैं, इंडिया के इम्पॉर्टेंट हैंडीक्राफ्ट्स को डिस्कस किया, कुछ टेक्निक्स को, और डिक्लाइन पे बात की कि किस तरह से हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में हमको डिक्लाइन आफ्टर ब्रिटिशर्स देखने को मिला है। अब आपके लिए यहाँ पे सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अर्लीस्ट सोर्स ऑफ कश्मीर? शिव दृष्टि, राज तरंगिनी, नीलमत पुराण, प्रत्याभिजना सूत्र। तो आई थिंक इट्स अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है हिस्ट्री के बारे में तो आपको ये मालूम होगा आंसर। कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं कि किस टेक्स्ट से हमको कश्मीर का, हम उसको अर्लीस्ट सोर्स मानते हैं। तो आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं मेरा चैनल, वहाँ पे हम PDF भी डालेंगे इस लेक्चर का, और उसके साथ साथ आपको पोल इस क्वेश्चन का दिखेगा, वहाँ पे आप करेक्ट आंसर देख सकते हैं। बाकी आप हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए, एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, स्मार्ट कोर्सेज EMI पे भी अवेलेबल है। नीचे दिए हुए नंबर्स पे कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।